हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि मौर्योत्तर काल यानी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमें भारत में विदेशियों का आक्रमण देखने को मिलता है, जिनमें हमें हिंद यूनानी का आक्रमण देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम अगला आक्रमणकारी शक की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं शक की। शक को सिथियन भी कहा जाता है। तो यूनानियों के बाद शकों का भारत पर आक्रमण होता है और ये शक मध्य एशिया से आते हैं और यह 5 शाखाओं में आते हैं और भारत पर आक्रमण करते हैं। तो जो शक थे वो 5 शाखाओं में मध्य एशिया से आते हैं और भारत पर आक्रमण करते हैं। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार वैदिक काल में आर्य कई शाखाओं में आते हैं, कई ब्रांचेज में आते हैं और यहाँ आके कबीले का निर्माण करते हैं और वे कबीले धीरे धीरे जनपद बन जाते हैं और वे जनपद धीरे धीरे महाजनपद का रूप ले लेते हैं। और उसी तरीके से हमें आगे एक बड़े साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य का विकास देखने को मिलता है। तो उसी तरह से शक भी 5 शाखाओं में भारत आते हैं आक्रमण करने के लिए और ये मध्य एशिया से आते हैं। तो आगे बात करें तो जो शक है वह मध्य एशिया से 5 शाखाओं में भारत आते हैं और जो पहला शाखा होता है, प्रथम शाखा, वह अफगानिस्तान में उगल जाते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अफगानिस्तान में ही रुक जाते हैं, ये अंदर भारत में प्रवेश नहीं करते हैं, तो ये हमारे लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं। अब बचे 4 शाखाएं जो भारत की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं, भारत पे आक्रमण करते हैं। तो ये जो 4 शाखाएं हैं शकों की, ये भारत आते हैं और भारत में ये 2 हिस्सों में बट के आते हैं। पहला उत्तरी क्षत्रप और दूसरा पश्चिमी क्षत्रप। क्षत्रप तो शकों को क्षत्रप भी कहा जाता था, इसे भी याद रखें दोस्तों। कई बार यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं कि क्षत्रप किन्हें कहा जाता था, तो क्षत्रप शकों को कहा जाता था। तो जब ये भारत आए आक्रमण करने तो ये 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। पहला होता है उत्तरी क्षत्रप और दूसरा होता है पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप की बात करें तो ये उत्तर की ओर निवास करते हैं और ये भारत के पश्चिमी ओर निवास करते हैं। तो उत्तर की ओर ये तक्षशिला और मथुरा में निवास करते हैं। तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी क्षत्रप निवास करते हैं और नासिक और उज्जैन में पश्चिमी क्षत्रप निवास करते हैं, जिसमें से जो उज्जैन शाखा होता है शकों का, वह प्रमुख शाखा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट शाखा होता है और इसका सबसे प्रमुख शासक रुद्रदामन होता है। तो जितने भी शकों के शाखाएं हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण शाखा उज्जैन होता है और इस शाखा का सबसे प्रमुख शासक रुद्रदामन होता है। अब चलिए हम इन शाखाओं के बारे में विस्तार से समझते हैं। इन शाखाओं में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मथुरा शाखा की। तो मथुरा शाखा की बात करें तो मथुरा शाखा से पहले जो प्रथम शाखा था वह तो अफगानिस्तान में ही रुक गया, तो उसकी कहानी वहीं समाप्त हो गई। जो अगला शाखा है वह है मथुरा शाखा यानी मथुरा के शक शासक। इस शाखा की बात करें तो इस शाखा का प्रथम शासक राजुल था, जिसे राजउल भी कहा जाता था, और इस शाखा का महत्वपूर्ण शासक शोड़ास था। और जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक के अनुसार हमें ये जानकारी मिलती है कि मथुरा के शक पहले मालवा क्षेत्र में रहते थे, जिसे 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने पराजित कर दिया। और इनको पराजित करने के बाद विक्रमादित्य विक्रम संवत की शुरुआत करते हैं और इनके पराजित होने के बाद विक्रमादित्य का नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है और जितने भी इसके बाद शासक आते हैं वे विक्रमादित्य का उपाधि धारण करना शुरू कर देते हैं। तो हमें जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक से पता चलता है कि मथुरा के शक पहले मालवा में रहते थे, मालवा क्षेत्र में, और 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक विक्रमादित्य उसे पराजित कर देता है और विक्रमादित्य पराजित करने के बाद विक्रम संवत की शुरुआत करता है और इनके पराजित होने के बाद विक्रमादित्य बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, बहुत प्रसिद्ध हो जाता है और इनके बाद जितने भी शासक आते हैं वे विक्रमादित्य की उपाधि धारण करना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा मथुरा के शक शासक। अब आगे हम लोग बात करते हैं नासिक के शक शासक की। इसको छहरात शक भी कहा जाता है। नासिक के शक शासकों को छहरात शक के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें तो इस शाखा का प्रमुख शासक नाहपान था, जिसे गौतमी पुत्र सतकर्णी हत्या कर देता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी द्वारा प्रमुख शासक नाहपान की हत्या कर दी जाती है। जब हम लोग पढ़ रहे थे सातवाहन वंश, तो वहाँ हम लोगों ने बात की थी
गौतमी पुत्र सतकर्णी को वेदों का आश्रयदाता भी कहा जाता है और गौतमी पुत्र सतकर्णी को वर्ण व्यवस्था का संरक्षणकर्ता भी कहा जाता है। तो ये वही गौतमी पुत्र हैं जिन्होंने नहपान की हत्या कर दी थी। तो इस तरह से हम लोगों ने नासिक के शक शासक को भी समझ लिया। अब आगे हम लोग बात करते हैं उज्जैन के शक शासक। तो इनको अन्य नाम कादर्मक शक भी कहा जाता था। तो उज्जैन के शक शासकों को कादर्मक शक भी कहा जाता था और इस शाखा का प्रथम शासक चष्टन था और महत्वपूर्ण शासक रुद्रदामन था और इस शाखा का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। तो इस शाखा में जो प्रथम शासक था वह चष्टान था, लेकिन महत्वपूर्ण शासक रुद्रदामन था और इस शाखा का अंतिम शासक रुद्र सिंह था, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कर देते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं रुद्रदामन की, जो उज्जैन शाखा का सबसे प्रमुख शासक है। रुद्रदामन की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से देखने को मिलती है। इसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा की सबसे बड़ा अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों की जानकारी एक साथ देखने को मिलती है और जूनागढ़ अभिलेख में हमें सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी मिलती है। आगे बात करें तो रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। इसकी जानकारी भी हमें जूनागढ़ अभिलेख से देखने को मिलती है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं वे सुदर्शन झील का निर्माण करवाते हैं, उसके बाद अशोक इसका पुनः निर्माण करवाते हैं, उसके बाद रुद्रदामन भी सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाते हैं और इन सभी बातों की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से देखने को मिलती है, जो संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है। आगे बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मालवा के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को मारकर प्रथम बार फर्स्ट टाइम मालवा क्षेत्र में चांदी के सिक्के चलवाए। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अंतिम शासक, मालवा के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को मार देते हैं और इसकी खुशी में मालवा क्षेत्र में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चांदी के सिक्के चलवाते हैं। तो ये हो गया हमारा शक वंश। अब आगे हम लोग बात करते हैं अगले आक्रमणकारी पल्लव वंश की। इन्हें पार्थिथाई भी कहा जाता था। पल्लव वंश की बात करें तो ये ईरान के मूल निवासी थे। ये मुख्य रूप से ईरान के निवासी थे और इस वंश के प्रथम शासक फर्स्ट रूलर माउस थे और इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक गोंडो फर्निज थे। इस वंश की राजधानी तक्षशिला थी और सेंट थॉमस नामक पादरी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आते हैं पल्लव वंश के शासनकाल में। जब पल्लव वंश का शासन चलता है उसी समय सेंट थॉमस नामक पादरी आते हैं ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत में। आगे बात करें तो इस सेंट थॉमस की मृत्यु म्यालपुर, जो मद्रास के नज़दीक में स्थित था, वहाँ इनकी हत्या हो जाती है। यानी इस शासन काल में सेंट थॉमस नामक पादरी आते हैं ईसाई धर्म का प्रचार के लिए भारत में और इनकी मृत्यु म्यालपुर नामक स्थान में हो जाती है, जो मद्रास के समीप स्थित होता है। आगे बात करें तो इस वंश में सिक्कों पर धार्मीय उपाधि उत्कीर्ण था, जिसका मतलब होता है धार्मिक। तो इस वंश में जो सिक्के मिलते हैं उन सिक्कों में धार्मीय उपाधि उत्कीर्ण किया हुआ था, मतलब उसमें धार्मीय उपाधि करके कुछ निशान वगैरह बना हुआ था या कुछ लिखा हुआ था और धार्मीय का मतलब होता है धार्मिक। आगे बात करें तो इस वंश का अंत कुषाणों ने किया। कुषाण जब आए तो पल्लव वंश की अंत कर दी, यानी पल्लव वंश का पूरी तरीके से अंत कुषाणों के द्वारा कर दिया गया। उसके बाद कुषाण वंश का हमें शासन व्यवस्था देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने शक वंश को भी समझ लिया और पल्लव वंश को भी समझ लिया। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।